Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम जाने माने इतिहासकार और राइटर कुमार विजय जी के साथ हैं, जो कि 30 वर्षों से बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सर का लिखा हुआ कुछ किताब हमारे पास है, समान अध्ययन, बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। इसी तरह से सर बहुत सारे किताब लिखे हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज यूपीएससी बीपीएससी विभिन्न जगहों पर उसके माध्यम से जाकर विभिन्न पोस्ट को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि सर से मिलने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ और सर से खुद मैं जानना चाहूँगा। सर मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कुमार विजय हुआ और पटना विश्वविद्यालय से मैंने इतिहास में एमए किया है जी। मैंने सिविल सेवा कई बार दिया, नहीं हो पाया। उसी ज़माने में मैं दिल्ली में क्रॉनिकल मैगजीन थी, उसका उप संपादक हुआ। अच्छा। उसके बाद वहाँ मैंने कुछ दिन पढ़ाया, फिर दिल्ली मुझे उतना रास नहीं आया जी सर। तो मैं वापस पटना आ गया। 91 से 94 तक मैंने पटना के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाया और 94 से मैंने अपना संस्थान खोला। तब से हमारा संस्थान है, चल रहा है और आगे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे उम्मीद है चलेगा। बहुत अच्छा सर। और मैं जानना चाहता हूँ कि सर बहुत सारे लोग मेडिकल इंजीनियरिंग और सारे स्कूल कॉलेज के ये में रहते हैं, और आप यूपीएससी बीपीएससी के तैयारी के लिए किस लिए चुने सर? शुरू से ही जब मैं पढ़ रहा था उस ज़माने से ही मेरा इंक्लिनेशन था कि अगर होना है तो यूपीएससी में जाना है। मैंने स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जी। जब यूपीएससी में नहीं हुआ तो मेरा जो सोच है, जो तरीका है एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का, अपने तरीके से काम करने का, तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से बच्चों को कंट्रीब्यूट करते हैं और एक फ्री जीवन आप जीते हैं जहाँ किसी के दबाव के अंदर आपको निर्णय नहीं लेना है जी। तो मुझे इस तरह की चीज़ ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया, क्योंकि यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा और अपने अनुसार लोगों का काम कर सकूंगा। न हम पर कोई दबाव होगा, न कोई दिक्कत होगी और मैं उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करूंगा। और ईश्वर की इच्छा है कि बीपीएससी में हम लोग 41वीं बीपीएससी से रिजल्ट दे रहे हैं। 41st बीपीएससी से जी सर। आज 67वीं होने जा रहा है जी। हमारे यहाँ के लोग जो डीएसपी थे अब एसपी में प्रमोट हो चुके हैं जी। जो बिहार में भी है। यूपीएससी भी किए हुए बहुत सारे लोग हैं जी सर। हमारे यहाँ। बैंकिंग की पढ़ाई होती है देश के हर कोने में, रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं। शुरू में परंपरा नहीं थी कि अब फ़ोटो को रखना है, हम लोग उस समय क्वालिटी में ध्यान देते थे। अब तो इवेंट मैनेजमेंट हो गया है कोचिंग। जी जी। कोचिंग पढ़ाई के बदले प्रचार के माध्यम से चल रहा है, जैसे सिनेमा चलता है, जैसे राजनीति चलती है, तो लोग इसको इवेंट मैनेजमेंट करते हैं जी। और उस तरह से कोचिंग को चलाया जा रहा है। इसीलिए कोचिंग का स्टैंडर्ड गिर रहा है जी। और बहुत सारे नॉन डिजर्विंग, गलत प्रवृत्ति वाले लोग, जी जी। बिजनेस और केवल व्यापार करने वाले लोग इस धंधे में आ गए हैं, जिसके कारण क्वालिटी गिर गई है। और चूँकि बच्चे तो ना समझ होते हैं, उनकी जानकारी नहीं है, गार्जियन भी ढेर सारे प्रचार के माध्यम से प्रभावित होते हैं और वहाँ चले जाते हैं। तो हमारा तो सरकार से भी और लोगों से भी जैसे कहना है जी कि गलत प्रचार के माध्यम से जो लोगों को भ्रमित करते हैं उन पर भी कार्रवाई कीजिए। जी। पढ़ाते नहीं हैं और फोटो खरीद कर लगा देते हैं, हाँ बहुत हो रहा है, चेला बनाकर। जी जी। अभी कोई कोचिंग 1 साल का होता है और वह रिजल्ट देता है 3 साल पीछे का, जी है ना, दोस्त मित्र सभी का, और उससे बच्चों को भ्रमित करते हैं लोग। जी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए, जी। क्योंकि नैतिकता नाम की चीज़ लोगों में रह नहीं गई है। जी। और डायरेक्टर बनना, एक कमरा ले लीजिए, डायरेक्टर बन जाइए। जी जी। तो संस्थागत रूप से जो लोग चलाते हैं और जो लोग कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं उनके लिए परेशानी होती है। हम झूठ बोल नहीं सकते, हम गलत कर नहीं सकते, तो हमको परेशानी होगी। जी। तो आज लोगों को भी यह देखना है
कि शिक्षा क्वालिटी मतलब शिक्षा होता है। शिक्षा शिक्षक देता है, न कि एसी का क्लासरूम देता है, न सजावट देगा और न प्रचार देगा। जी सर। तो शिक्षा शिक्षक से ही निकलेगा। प्राचीन काल से हमारे देश की परंपरा है, और पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठकर एक से एक महान विद्वान इस देश में वैदिक ऋषि हुए, कोई भी जो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हुए। ईश्वरचंद विद्यासागर का क्या इतिहास है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं। तो इन चीज़ों को गार्जियन को भी और स्टूडेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सर का निर्णय है कि छोटा छोटा रूम लेकर भी लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी बेस होना चाहिए। उसको क्वालिटी देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर मैं देखता हूँ, अक्सर मैं इंडिया और बिहार के बहुत सारे शहरों में घूमते रहता हूँ। बहुत अच्छे पर्सनालिटी वाले बच्चे बीपीएससी यूपीएससी के नाम पर डर जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। बहुत मैं बच्चे ऐसे को देखता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ पूछताछ भी करता हूँ। तो सर आप कुछ टिप्स ऐसा बताएं जिससे बच्चे डरे नहीं और बोल्डी यूपीएससी बीपीएससी यूपीएससी का नाम सुनते ही लगता है कि नहीं बहुत बड़ा चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में सर कुछ अपना संदेश दीजिए कि बच्चे डरे नहीं, तैयारी जम के करें। क्लर्क की तैयारी में ही अपना फोकस ज़्यादा कर लेते हैं, जबकि वो डिजर्व करते हैं कि नहीं और आगे बढ़े, लेकिन उन लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा तोप है। तो सर आप कुछ टिप दीजिए जिससे कि बच्चे हमारे। देखिए, पहले मैं एक बात और कह दूं कि मैं इससे किसी का विरोधी नहीं हूं कि कोई कमरे में खोल रहा है। जी। क्वालिटी मुख्य चीज़ है। जी है ना। और उस चीज़ को आप केवल इसको ये मत सोचिए कि हाँ 2-4 बच्चों को फंसा लिया और मेरा काम हो गया। जी। इससे कोचिंग व्यवसाय बदनाम होता है। जब कोचिंग कहेंगे लोग तो हम लोग भी उसमें आ जाएंगे, सभी बदनाम होंगे। फिर दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, चूँकि 91 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं उस समय दिल्ली में ही था कि मैं वापस आया। जी सर। क्योंकि दिल्ली हमको उतना हम एडजस्ट नहीं कर पाए, रास नहीं आया वहाँ का माहौल। लेकिन बिहार में इतने दिनों से रहने के बाद मैंने लगातार प्रयास किया है कि यूपीएससी के प्रति जो डर है लोगों का निकले। और आपका कहना सही है कि बिहार के कई ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ के लोग सिपाही को बहुत बड़ा चीज़ समझते हैं, सेना में जवान बन जाने को बहुत बड़ा चीज़ समझते हैं, और दरोगा तो उनके लिए अल्टीमेट हो जाता है। उनके पास संसाधन है, सुविधा है, लेकिन वो उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते। इसका कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है, लोगों में जानकारी का अभाव है, सही जानकारी नहीं जाती है। अगर हमारा स्कूलिंग अच्छा हो जाए, अगर कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई हो जाए जी सर, और उस लेवल पर हम जानकारी बच्चों को दें कि सिविल सेवा में जाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये भी सत्य है कि बीपीएससी में होगा तो ऑन एन एवरेज 300, 400, 500 पोस्ट होगा जी। अभी 1500 आ गया, अलग है, लेकिन एवरेज यही है। यूपीएससी में 1000 जाते जाते मुश्किल है जी। लेकिन तैयारी करना और उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी होता है। जी। तभी पढ़ाई केवल इसलिए नहीं होता है कि हम नौकरी ही ले लिए। पढ़ाई आपके व्यक्तित्व का विकास करता है जी। आप में संस्कार लाता है, सोचने का तरीका लाता है, वैज्ञानिकता लाता है, आधुनिकता लाता है जी। आप पूरे समाज में पॉजिटिव योगदान देते हैं जी। तो उस लेवल पे उन लोगों में जानकारी का अभाव रहता है और उनको लगता है कि आईएएस, कलेक्टर, एसपी बड़े लोग ही करते हैं जी। हालांकि वो अवधारणा मंडल कमीशन के लागू होने से ज़्यादा टूटा है और उससे पहले भी टूट रहा था कि एलिट क्लास से या आम लोगों के बीच आ रहा था और आज हो रहा है बहुत सारे लोगों में, जहाँ जागृति आप देखते हैं कि रिक्शा वाले के बच्चे ने किसी के बच्चे क्वालिफाई कर, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं हो पाता है जी। और मिसगाइडेंस भी होता है। कोई लड़का गया दिल्ली पढ़ने, सीधे चला गया, उसकी जानकारी का लेवल 0 है जी। और सीधे कोचिंग में एडमिशन ले लिया। तो दिल्ली के कोचिंग तो उसी स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे, वो मान कर चलते हैं कि आप में बेसिक जानकारी है और आप में कुछ जानकारी नहीं है। तो आप जब उस क्लास में गए तो आपके पल्ले कुछ पढ़ा ही नहीं, आप सीधे बाहर आकर कोचिंग को गाली दीजिएगा। आपने अपना बैकग्राउंड नहीं बनाया जी। आज तेंदुलकर हों, विराट कोहली, कितना प्रैक्टिस करते हैं लोग, कितना अपने घर पे मेहनत करते हैं। तो आप सीधे टेस्ट मैच में और वनडे में उनको रन बनाते हुए देखते हैं, आप उनके पीछे के मेहनत को नहीं देखते हैं। आप मौज मनाते हैं, वो लोग डाइट पर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वही सिविल सेवा भी है या कोई भी बड़ी उपलब्धि में बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं हो सकता।
और आप में क्वालिटी भी हो, लेकिन उस क्वालिटी को एक धार मिलनी चाहिए, पॉलिशिंग होना चाहिए। सभी मुद्दे पर काम करने की ज़रूरत है बिहार में। और एक और बात जो बिहार के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली जाने का मतलब नहीं होता है कि IAS बन जाना। जी जी जी। ये एक व्यापक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, और इसका फ़ायदा वैसे लोग उठाते हैं जो पैसा कमाने की मशीन के रूप में। आप समझिए कि राव, बाजीराव एंड रवि भारत के सबसे अच्छे कोचिंग माने जाते हैं जी एक साल में वो 5000 लड़कों को पढ़ाते हैं मिनिमम। जी। यूपीएससी में कितना आता है वैकेंसी? 700, 800, 1000। तो अगर राव सबसे अच्छा कोचिंग है और वो 5000 पढ़ाता है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1000 वैकेंसी है तो 1000 स्टूडेंट राव कोचिंग के हैं। अब आप इसका गणित समझिए। जी और दिल्ली में ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं जो हजारों हजार स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जी। तो वो कहाँ क्वालिफाई करते हैं, है ना। 0.3% तो सक्सेस रेट है यूपीएससी में। जी। और बिहार में भी रह के लोगों ने क्वालिफाई किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो पास हुए हैं। तो मूल चीज़ है आपका अपना पढ़ाई, सही मार्गदर्शन और अच्छे गुणवत्ता वाले पुस्तकों का अध्ययन। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छा सर। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि मंडल कमीशन की आपने चर्चा किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और संयोग से मैं भी उन्हीं के कॉलेज में पढ़ा हूँ जहाँ से वो पढ़ाई किए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बहुत हर्षोल्लास से बच्चे वहाँ के आनंदित थे, खूब खुश थे। मंडल कमीशन जब आया तो बहुत बच्चे उदास हुए, उनका मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाए। सर आप मंडल कमीशन पर अपना राय दीजिए, ये उचित है था अनुचित था? इस पर मेरा, क्योंकि ये दूसरे तरह का इंटरव्यू जी है, जी जी। लेकिन समाज में जो पिछड़े लोग होते हैं, जी जी देखिए रिजर्वेशन क्यों आया? जी हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जी। क्योंकि मैं सामाजिक आर्थिक, इतिहास जी। पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ। जी हम लोग जातिवाद के एक कुचक्र में फंसे हुए हैं। बहुत बढ़िया सर जी। बहुत और गांव में भी हम देखेंगे, अब यह कुछ कम हो रहा है शिक्षा के कारण ही। जी तो जाति के आधार पर लोगों की आर्थिक स्थिति है। आज मंडल कमीशन के बाद, पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद बहुत सारी जातियों का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। लेकिन मंडल कमीशन के ले आने का मतलब था कि जो बहुसंख्यक लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जी जिसका चर्चा हमारे संविधान के मूल अधिकार में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों में है, दोनों में है। जी सर। तो उनको भी तो मुख्य धारा में हम लाएंगे। जी तो जो पीछे रह गए हैं, इसीलिए आज कहा जाता है राज्य की भूमिका है अपने प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा करना। जी राज्य यह नहीं कह सकता है कि है हम इतना कर सकते हैं, शेष आप कर लीजिए। कोरोना के मामले में जिस तरह से सरकारों ने हाथ खींच लिए, जिस तरह से ये राज्य, इसलिए वेलफेयर स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं। राज्य का निर्माण अपने प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। जी सर। मंडल कमीशन का कार्यान्वयन अपने समाज के वैसे बहुत बड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए था जो आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वयं नहीं बल्कि हमारे जाति व्यवस्था के कारण पिछड़े हुए थे। जी जी बहुत अच्छा। तो इसलिए हमारा कहना है कि वो सही कदम था। और हाँ, ये जरूर है कि हाँ, अब उसमें जो एलिट बन जाते हैं, जो IAS बन गया अगर कोई आदमी, जी अब वो पिछड़ा नहीं रहा। तो एक मैकेनिज्म होता है, और क्रीमी लेयर उतना सक्सेसफुल नहीं है। नहीं हुआ। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हाँ, जो IAS बन गया अब वो रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर चला जाए, तभी उसी के जाति के, उसी के वर्ग के पिछड़े लोगों को मौका मिलेगा। तो उसमें एक सुधार का मेरा है, लेकिन वो रिजर्वेशन हमारे देश के पिछड़े हुए वर्गों को आगे लाने का एक सकारात्मक प्रयास था। बहुत अच्छा सर, इसको ये बारे में मैं बहुत आपसे जानकारी प्राप्त किया, बहुत अच्छा लगा सर। अभी कोविड-19 में 11-12 स्कूल खुल गया, कोचिंग संस्थान अभी बंद पड़ा हुआ है सर, इसमें सरकार क्या क्या नीति है, आप कुछ अपना विचार व्यक्त करें। देखिए, कोविड के मामले में सरकार की नीतियों के बारे में एक पूरी अराजकता है। उनकी नीति क्या है वही जानेंगे।
जी क्योंकि लॉकडाउन लगाना सरकार के संस्थागत स्वरूपों के कमजोरी का परिणाम होता है। जी 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 आप अपनी व्यवस्था के द्वारा उसे नहीं सुधार सकते हैं तो लोगों को घर में बंद कर देते हैं, और यही काम हुआ है। फिर लॉकडाउन में जो रिलैक्स आप कर रहे हैं तो आपका मैकेनिज्म है ना, आप न ठीक से लागू करवाएंगे। जी अब मास्क है, गरीब आदमी जिसको 1.5 साल में खाने के लिए नहीं, वो कितना मास्क खरीदेगा? जी तो मास्क का वितरण बड़े पैमाने पर सरकार को करना चाहिए था। जी और जो लोगों पर दोष लगा रहे हैं, आप अमीरों पर दोष लगाइए। गरीबों का खाने का जिसको पैसा नहीं है वो मास्क कहाँ से खरीदेगा? एक सरकार के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा नंबर, शिक्षा हमारे देश की कभी प्रायोरिटी नहीं है। बहुत अच्छा सर। नेहरू जी ने इस चीज़ को पकड़ा था और उन्होंने अपने किताबों में लिखा है कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर भारत के लोगों में साइंटिफिक टेम्पर की भावना को आने से रोका और वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जो आधुनिक बनने के लिए लोगों को चाहिए था। तो जो फ्यूडल सोच का सिस्टम था वो उन्होंने परपेचुएट किया और आज तक वो परपेचुएट है। तो साइंटिफिक टेम्पर जो एजुकेशन में नहीं रहा, आज हम उसी अराजकता में। इसीलिए शिक्षा हमारी सरकारों की प्राथमिकता नहीं है, न गार्जियन की प्राथमिकता है, न स्टूडेंट की प्राथमिकता है, न नौजवानों की प्राथमिकता है। क्योंकि आज वही वर्ग जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की, वह अपने ही बुराई को नहीं समझ पा रहा है और सरकार उसका फ़ायदा उठा रही है। सरकार या तो बड़े कोचिंग संस्थानों से प्रभावित है, क्योंकि जो मैट्रिक का कोचिंग करवाता है उसके यहाँ हज़ारों की भीड़ हो सकती है, लेकिन जो सिविल सेवा की कोचिंग करवाते हैं लोग, जिस सिविल सेवा से कितने इनके आईएएस फ़ायदा लिए होंगे नहीं लिए हम नहीं जानते जी, लेकिन सिविल सेवा में बीए के बाद लोग पढ़ने आते हैं जी सर। अधिकतम इंटर के बाद आएंगे। तो एक कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों से और डिसिप्लिन मेंटेन करवाना आसान होता है। जी आप जिम खोल रहे हैं, आप स्विमिंग पूल खोल रहे हैं, आप पार्क खोल रहे हैं जी, आप दुकान खोल रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, हवाई जहाज़ चला रहे हैं, ये सब चीज़ आपके लिए जायज़ है। जी जी और कोचिंग संस्थान जो बिहार के अस्मिता की पहचान बना हुआ था बहुत दिनों तक, जी उस कोचिंग संस्थान को आप समूल नाश कर रहे हैं। आप केवल कोचिंग संस्थान को नहीं, हम लोग शिक्षित हैं, हमने रोजगार अपने सृजन किया है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। हम कई कर्मचारियों को रखते हैं, हम इस राज्य के बेरोजगारों को हम रोजगार देते हैं। जी, हम पर निर्भर होता है अखबार वाला, हम पर निर्भर होता है चाय वाला, हम पर निर्भर होता है किराएदार मकान मालिक, हम पर निर्भर होता है हॉस्टल चलाने वाले, जी, हम जी। पर निर्भर होते हैं खाना बनाने वाले, पोस्टर वाले, बैनर वाले। और इतने स्टूडेंट के आने के बाद शहर में यातायात की सुविधा बढ़ जाती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, तो कितना बड़ा इकोनॉमी का नेटवर्क आप बर्बाद करते हैं। ये सरकार की नासमझी है। और निर्णय लेने वाले लोग एसी में बैठकर प्रति महीने लाखों रुपए कमाते हैं, उनको आर्थिक कठिनाइयों का कोई एहसास नहीं है। और जो लाखों लाख रुपया किराया देना है, बिजली बिल देना है, उसके बच्चे हैं, उसके सुविधाएं हैं, वो सब सिस्टम बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। वो केवल दिखाने के लिए कोचिंग को बंद कर दिया। ये सबसे हास्यास्पद, निराशजनक और निंदनीय स्टेप है सरकार का। वो कहा गया है कि जिस देश को अगर बर्बाद करना है तो शिक्षा को बर्बाद करिए, सारा कुछ ही होगा। और आज वही लग रहा है। आज मैं सर के साथ हूँ और चारों तरफ लाइब्रेरी दिख रहा है, सर का खुद लिखा हुआ बहुत सारे बुक मेरे पास है। और सर को जब भी मैं यहाँ आया हूँ सर को पढ़ते हुए देखा हूँ। तो सर एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि आप बहुत सारे बुक भी लिख चुके हैं, सर ये कहाँ से आपको माइंड में आया बुक लिखने की प्रेरणा? मैं जब छात्र भी था तो मैं अखबारों में लिखता था, जी जी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान टाइम्स में, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में। जी बच्चों को मार्गदर्शन करने वाले बहुत सारे करेंट टॉपिक्स पर भी मैं लिखता था। लिखने की प्रेरणा मेरे शुरू से रही है। जी सर। फिर मैं 90 में दिल्ली में क्रॉनिकल मैगजीन में सब एडिटर था, तो वो नेक रहा हम में। जी उसके बाद
कई प्रकाशनों से जब मैं पटना आया जी तो एक सुमित्रा प्रकाशन था, उससे मैंने बहुत सारी किताबें लिखी। जी कुछ और प्रकाशन हुए, फिर मैंने उपकार प्रकाशन से किताब लिखा। फिर बाद में क्रॉनिकल से शिक्षक परीक्षा के लिए 6 किताबों की सीरीज आई जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। जी सर। बिहार का इतिहास और संस्कृति उपकार प्रकाशन से अभी भी है। जी वो इतिहास के अपने आप में एक अच्छी किताब थी। बिहार एक परिचय किताब था, 94 में ही एक्चुअली था, जी जो इम्तियाज़ साहब और कमर हसन के साथ मैंने किताब लिखा था। जी तो किताब है जहाँ अपने आप एक सृजनशीलता है, वो क्रिएटिविटी है, जी जहाँ आप अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमने बिहार पर ज़्यादा लिखना प्रयास किया है और आगे ज़्यादा सिस्टमेटिक काम करूँगा बिहार पर, क्योंकि बिहार पर जानकारी का अभाव है। बिहार के लोगों को ही अपने बिहार के बारे में नहीं पता है। बाहर जाकर बात करना होता है तो लोग चुप हो जाते हैं और एक आध दो बात कहने के बाद कुछ नहीं होता है। तो मेरा एक बिहार का इतिहास संस्कृति भी एक टेक्स्ट बुक टाइप की किताब है, लेकिन मैं एक और समृद्ध किताब लिखना चाहता हूँ, बिहार के इतिहास पर एक ब्रीफ किताब, जी जिसमें बिहार के तीनों पीरियड का, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का इतना विवरण हो कि लोगों को अपने बिहार के बारे में अच्छी से जानकारी मिले। उस पर मेरा लिखना शुरू है, अन्य व्यवस्थाओं के कारण थोड़ा धीमा है, लेकिन वो किताब मैं लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। और सर से रिक्वेस्ट है कि उस किताब को जल्दी मार्केट में सर लाएं। और बहुत अच्छा लगा। और सर हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे से बहुत बार मैंने मुलाकात किया और सर का इतना लड़के नाम लेते हैं कि इसको मैं कह नहीं सकता हूँ। और आज संजोग है, कुछ दिन पहले मैं सोचा था कि इंटरव्यू ले, लेकिन सर दिल्ली गए हुए थे और आज सर से मिलकर बहुत सर खुशी हो रही है। आपको एक बार मैं इस बिहार नाउ के माध्यम से मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इसी तरह से हम शिक्षाविदों के साथ जुड़ते रहेंगे और आप बने रहिए बिहार नाउ के साथ। एक मिशन है, एक प्लेटफार्म है जहां हम सारे शिक्षाविद एक प्लेटफार्म होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सर। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।